My dear student, pay attention to what I will teach today. Today I will teach lesson number 1 physics. फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम आज स्टडी करें। तो कहेंगे व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन करेक्ट इट इज अ सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल phenomena which is obtained by careful experiment, keen observation is known as science। कह रहा है कि यह जो है कि नेचुरल फिनोमिना का स्टडी है, एक्सपेरिमेंट है। हम किसी भी नेचुरल फिनोमिना का एक्सपीरियंस करते हैं, स्टडी करते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करके और केयरफुली, तो जो हमें सिस्टमेटाइज और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑब्टेन होता है दैट इज नोन एज साइंस। उसी को हम साइंस बोलते हैं। किसी भी नेचुरल फिनोमिना का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली उसको हम स्टडी करते हैं, उसके बाद जो हमें सिस्टमेटाइज और ऑर्गेनाइज में नॉलेज ऑब्टेन होता है उसी को हम बोलते हैं साइंस। साइंस को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है ना, एंड फिजिकल साइंस। अब आते हैं, ध्यान देते हैं भाई कि बायोलॉजिकल साइंस क्या है। तो द साइंस विच डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। कहने का मतलब यह है कि जो लिविंग बीइंग है उसके बिहेव के बारे में हम स्टडी करते हैं। लिविंग बीइंग के बिहेव के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। कि लिविंग बीइंग किस तरह का बिहेव करता है, कैसा उसका फिजियोलॉजी है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब आ गया फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में जो नेचुरल फिनोमिना है इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। जो हमारा नेचुरली वर्ल्ड किस फॉर्म में है उसका स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे यह स्पेस है, स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। टाइम, मोशन और मैटर, एनर्जी, इन सब चीज़ के बारे में, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो ये फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिक्स। तो साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम इसका स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री में ही तो इट द स्टडी ऑफ एवरी सबस्टांस, ये जिससे ये यूनिवर्स बना हुआ है उसमें जो प्रेजेंट सबस्टांस है उसके बारे में स्टडी करते हैं, एंड कैसा उसका कंपोजिशन है, कैसा इसका प्रिपरेशन है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो फिजिकल साइंस में हम 2 चीज़ का स्टडी करते हैं। किसका किसका स्टडी करते हैं भाई, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में देख लिए हम लोग और केमिस्ट्री में देख लिए। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं आगे आपका ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के बारे ब्रांच में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स को मेनली 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। एक है क्लासिकल फिजिक्स, क्या है, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या क्या इंक्लूड किए हैं, किस किस को स्टडी करते हैं। तो इट इज इंक्लूड्स ब्रांचेज लाइक, कौन कौन से ब्रांच भाई, तो मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इन ब्रांच को हम क्लासिकल फिजिक्स में प्लेस किए हैं। अब देखते हैं भाई मैकेनिक्स क्या है। तो यह इट इज डील्स, यह स्टडी करता है इक्विलिब्रियम और मोशन, किसी भी मटेरियल बॉडी का इक्विलिब्रियम और मोशन के बारे में स्टडी करता है। क्या करता है, इट डील्स विथ द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडी, किसी मटेरियल बॉडी के इक्विलिब्रियम और मोशन के बारे में ये स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोपगेशन ऑफ वेव इन वाटर,
वाटर में वेव कैसे प्रोपेगेट करता है, एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन साउंड्स, साउंड वेव के बारे में और वाटर में जो वेव प्रोपेगेट करता है इसके बारे में स्टडी किया जाता है। ऑप्टिक्स है भाई, तो ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करते हैं, तो नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर के बारे में और उसकी प्रोपेगेशन के बारे में, वो वन प्लेस टू अदर प्लेस कैसे वो प्रोपेगेट करती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें, ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स क्या है, इट डील्स विथ द नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट के नेचर, कैसा नेचर है और कैसे प्रोपेगेट करती है उसका स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, तो इट डील्स विथ द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है, तो यह अर्थ भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, यूनिवर्स भी है, किसी पार्ट में रखा हुआ मटेरियल भी है, ये हमारा पेन हो गया, ये हमारा बुक हो गया, तो ये है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। और इसमें हम इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में है, टेम्परेचर कितना है, एंट्रोपी कितना है, इसका स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, उसके इंटरनल एनर्जी चेंजिंग, उसके टेम्परेचर और उसके एंट्रोपी का स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी, तो इसमें जो है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विथ चार्ज बॉडी एंड मैग्नेटिक बॉडी, मैग्नेटिक बॉडी और चार्ज बॉडी में कैसे इलेक्ट्रिक फिनोमिना हो रही है और मैग्नेटिक फिनोमिना कैसे हो रही है, इसका स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रॉन कहते हैं इट डील्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विथ चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडी। अब हम लोग देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है भाई, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं जो इट डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कह रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है इसके बिहेवियर का हम स्टडी करते हैं। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिक्स का ही ब्रांच है, तो इसमें जो है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका स्टडी हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अब आते हैं हम लोग देखते हैं फंडामेंटल फोर्स। ये हमारे यूनिवर्स में कितने टाइप की फंडामेंटल फोर्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल फोर्स जो है ओनली टू टाइप के, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब प्रोसेस ये है कि फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई, तो इस यूनिवर्स में हर बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो इसी बॉडी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड करता है इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। टू बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड करता है, कोई भी टू बॉडी हो, ठीक है ना, हमारी बॉडी है, ये अर्थ है, मून है, मैंने हर बॉडी, फैन, टेबल, जितनी भी बॉडी है, लिविंग बॉडी, नॉन लिविंग बॉडी, हर बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन two bodies by virtue of their masses is known as gravitational force. It is a universal force. कह रहा है कि दो बॉडी के बीच में एक्ट होने वाला, मुझे पहले ही बताए हैं, और उसके बाई वर्चू मास को अकॉर्डिंग, मास को ध्यान में रखते हुए दो बॉडी के बीच में जो मास है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अकॉर्डिंग किसी भी दो बॉडी के बीच में एक्ट करने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उस बॉडी की मास के
प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज करते हैं कि टू बॉडी है M1 और M2 टू बॉडी है जो कि इनके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है ना। तो यह बॉडी M1 और M2 आपस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इन बॉडी की मास की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच का डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा इनके बीच एक्ट करने वाला फोर्स डिक्रीज होगा और इन बॉडी का मास इंक्रीज होगा, तो जितनी ही बॉडी का मास इंक्रीज होगा इनके बीच एक्ट करने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा। मीन्स बड़ी बॉडी जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगी न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, और जो बॉडी हल्की है कम है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगी। इन दो बॉडी नज़दीक हैं इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो अधिक फोर्स एक्ट होगा और ये बॉडी जैसे ही दूर चली जाएंगी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2 मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन हो गया, अब दोनों क्वेश्चन को मिला दिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2/r स्क्वायर या F इक्वल G M1 M2/r square where G is a constant that is known as inverse gravitational constant। इसको इन्वर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, किसको G को इन्वर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है भाई, तो यह फंडामेंटल फोर्स है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि इस यूनिवर्स में हर बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो वही जो बॉडी अट्रैक्ट करती है तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन एक्ट होता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि ऑलरेडी बता चुके हैं, यदि बॉडी में ज़्यादा मास है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, स्ट्रांगर होगा, और बॉडी यदि लाइटर है तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जो है कि वो कम होगा। डिस्टेंस यदि बॉडी पास जितनी आएंगी उतनी ही अधिक फोर्स अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को, ये दूर जाएगी तो कम करेगी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इट इज यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स है। यह जो है कि पूरे विश्व में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास देयर मास, मतलब कि मास अधिक होगा तो उसका प्रोडक्ट अधिक होगा तो ये अट्रैक्शन भी फोर्स भी अधिक लगेगा। इट इज ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को जो है कि ओबे करता है, उसको फॉलो करता है। फर्स्ट हो गया, और सेकेंड हमारा है आपका अभी, तो अब एग्जाम्पल में क्या होता है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ऑल बॉडी फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हर बॉडी अर्थ पर क्यों गिरती है, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो हर बॉडी जो है कि फॉल होती है अर्थ पर, ठीक है ना। अर्थ का मास अधिक है तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ मून, मून जो है कि अर्थ को रोटेट चारों रोटेट करता है, एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मून अर्थ को जो है कि डिवेल्प करता है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अर्थ को डिवेल्प करती है, ठीक है ना। और इसी आर्डर में हम लोग देखते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो टू चार्ज के बीच में एक्ट करने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और
अट्रैक्टिव हो सकता है। यदि सेम चार्ज की बॉडी है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, उसके बीच जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। और बॉडी यदि अपोजिट चार्जेज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उसके बीच जो एक्ट होने वाला फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अकॉर्डिंग टू Coulomb's law of magnitude of the electrostatic force between 2 point charge, करेक्ट 2 point चार्ज के बीच में जो लगने वाला ये एक्ट करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स वो चार्ज यदि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो दोनों चार्जों के बीच एक्ट करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। मीन्स चार्ज यदि बड़े बड़े होंगे, ज़्यादा चार्ज कैरी करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अधिक एक्ट करेगा उनके बीच में, और यदि हल्के चार्ज होंगे तो कम करेगा। ये चार्ज पास पास आएंगे तो फोर्स ऑफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगा, और ये चार्ज दूर दूर जाएंगे तो डिक्रीज होगा। मीन्स दो चार्ज कह रहा है कि Q1 और Q2 है, सपोज करते हैं एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों को मिला दिए, कंबाइन कर दिए, तो F इक्वल Q1 इंटू Q2/r²। के क्या है भाई? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है F इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है ना? तो ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। इसी ऑर्डर हम लोग देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है भाई। तो कह रहा है कि इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यह फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। यदि लाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, यदि अपोजिट चार्ज है तो रिपल्सिव होगा। नहीं, यदि लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, और यदि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा। इट इज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, यह एक जगह सेंट्रलाइज होने वाला फोर्स है। ठीक है ना? तो हम लोग स्टडी कर लिए अभी क्या चीज़, दो फंडामेंटल फोर्स के बारे में। कौन कौन भाई? तो फोर्स स्टडी किए हम लोग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना? अब इसी आर्डर में हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि इन एनी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रही है, मीन्स वाटर ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, या एयर मूव कर रही है, ठीक है ना, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ये फिजिकल प्रोसेस है। तो एनी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिफरेंट फोर्स, तो कोई भी प्रोसेस हो रही है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, एयर मूव कर रही है, ठीक है ना, सन रोटेट नहीं, अर्थ रोटेट कर रही है सन के राउंड, तो ये फिजिकल प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे फोर्स एक्ट करते हैं। तो फोर्स सम फिजिकल क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, तो इसमें बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, वो अनचेंज रहती है। उस क्वांटिटी को बोलते हैं कंजर्व क्वांटिटी। और द लॉ, जो लॉ इस क्वांटिटी को गवर्न करता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है ना? तो द लॉ विच गवर्न द कंजर्वेशन ऑफ दिस क्वांटिटी कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ। कहने का मतलब समझ आए, जो भी फिजिकल प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे फोर्स एक्ट करते हैं, फिर भी ये फिजिकल क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होती है, अनचेंज रहती है। और जो लॉ इस फिजिकल क्वांटिटी को गवर्न करता है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन लॉ को हमें स्टडी करना है, तो देयर आर 4 लॉ है जो कंजर्वेशन लॉ का
स्टडी हम करते हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ होता है। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन का लॉ है। कौन कौन से लॉ है भाई? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और फर्स्ट लॉ कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसे क्या कर सकते हैं? तो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड बट इट इज नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैंने वायर से उसको बल्ब में सेंड कर दिया तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, फैन में सेंड कर दिया तो वो जो है कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यदि हीटर में सेंड कर देंगे तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट होगी, वहाँ पर हीट क्रिएट नहीं होगा, ये एनर्जी ही कन्वर्ट होकर के लाइट में, मैकेनिकल में और हीट में चेंज होती है। केवल इसके फॉर्म चेंज होते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है भाई? तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को पी से इंडिकेट करते हैं और पी इक्वल होता है एम इंटू वी। तो ये क्या कहता है भाई कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, कह रहा है कि किसी सिस्टम पर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो उसका लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम पर यदि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। मीन्स कोई बॉडी है, टू बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है उसका, और आपस में जो कोलाइड हो गए तो एक इंक्रीज हो गया और एक का डिक्रीज हो गया, तो मोमेंटम भी एक का इंक्रीज हो जाएगा और एक का डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो जब वो कोलाइड हो रही उससे पहले जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम, और स्ट्राइक होने के बाद मोमेंटम, दोनों मोमेंटम इक्वल होता है। मीन्स लीनियर मोमेंटम ना तो क्रिएट हो सकता है नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है, हमेशा क्या होता है? कंजर्व रहता है। कब? यदि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए तो, ठीक है ना। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई? तो अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस हैज रोटेशनल इनर्शिया, कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड, जैसे ये पेन ही है, इस एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो इसका एक इनर्शिया होता है जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वह एक मोमेंटम कंटेन करती है जिसे कहते हैं मोमेंटम कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जब कोई बॉडी, इसे ये पेन है, इसी फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो इसका एक इनर्शिया होता है, इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वह एक मोमेंटम कंटेन करता है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और उसको कैपिटल एल से इंडिकेट करते हैं। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी एक इनर्शिया होती है, इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और एक मोमेंटम कंटेन करती है, एसोसिएटेड होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और कैपिटल एल से इंडिकेट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एंगुलर मोमेंटम ओमेगा।
ठीक है ना। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। और देखते हैं क्या कहता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, स्टेट यह कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल टर्क इज एक्ट ऑन अ सिस्टम, यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टर्क बाहर से कोई रोटेट कराने वाला फोर्स एक्ट ना करे, तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्टेट दैट नो एक्सटर्नल टर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कह रहा है कि द टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये कहते स्टेट दे द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, न ही डिस्ट्रॉय होगा और न ही क्रिएट होगा। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कि चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उससे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो है कि आपका रह गया टॉपिक लेसन नंबर फर्स्ट का, ठीक ना। और इसके साथ जो है कि लेसन फर्स्ट फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन यूनिट एंड मेजरमेंट्स अगले जो है कि वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको जो है कि थोड़ा जनरल डिस्क्रिप्शन लेकर के स्टडी कीजिए। थैंक यू।